उसे प्रेम दिया है, थोड़ी सी भाषा क्यों न देखे। संध्या की आरती के बाद अन्नपूर्णा मंदिर से लौटी तो आशा धीरे धीरे, स्वामी अगर मूर्ख स्त्री की सेवा से संतुष्ट न हो तो, अन्नपूर्णा ने कहा, सबको खुश रखने की शक्ति सब में नहीं होती बेटी, लेकिन स्त्री अगर तहे दिल से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पति की सेवा और गृहस्थी के काम करती है तो पति चाहे नाचीज समझकर उसे ठुकरा दे, स्वयं जगदीश्वर जतन से उसे चुन लेते हैं। जवाब में आशा चुप रही। मौसी द्वारा दी गई सांत्वना को उसने अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बात उसके दिमाग में हरगिज न बैठ सकी कि पति जिसे नाचीज समझकर ठुकरा देंगे उसे जगदीश्वर सार्थक कर सकेंगे। वह सिर झुकाए मौसी के पांव सहलाने लगी। अन्नपूर्णा ने इस पर आशा को अपने और करीब खींच लिया, उसके माथे को चूमा, रुंधे कंठ को बरसे पर खोल टटोला। चुन्नी, तकलीफ झेलकर जीवन में जो सबक सीखा जा सकता है केवल सुनकर वह संभव नहीं। तेरी इस मौसी ने भी दिया था। उसका सेवा करूंगी वह आखिर संतुष्ट क्यों न होगा, जिसकी पूजा करूंगी उसका प्रसाद भला क्यों न मिलेगा, जिसके भले की करूंगी वह मेरी चेष्टा को भला क्यों न समझेगा। लेकिन हर कदम पर देखा वैसा होता नहीं है। अंत में एक दिन दुनिया को छोड़कर चली आई और आज यह पा रही हूँ कि मेरा कुछ भी बेकार नहीं हुआ। असल में बिटिया जिससे लेन देन का सही संबंध है, जो संसार की पैठ के असली महाजन है, वही मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरे अंतर में बैठकर उन्होंने यह बात कबूल की है। काश तब यह जानती होती, अगर संसार के कर्म शाम को अन्नपूर्णा ने आशा को अपनी गोद में बिठाकर कहा, चुन्नी, मेरी बिटिया, संसार के शोक दुख से सदा तुझे बचाते रहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जहाँ भी जितना भी कष्ट क्यों न मिले, अपने विश्वास अपनी भक्ति को दृढ़ रखना ताकि तेरा धर्म अटूट रहे। आशा उनके चरणों की धूल ली और बोली, आशीर्वाद दो मौसी, ऐसा ही हो। आशा लौट आई। रूठकर विनोदिनी ने कहा, भाई किरकिरी, इतने दिन पीहर रही, खत लिखना भी पाप था क्या? आशा बोली, और तुमने तो लिख ही दिया जैसे। विनोदिनी, मैं पहले क्यों लिखती? पहले तुम्हें लिखना था ना। विनोदिनी के गले लिपटकर आशा ने अपना कसूर मान लिया, बोली, जानती तो हो मैं ठीक ठीक लिख नहीं पाती, खासकर तुम जैसी पंडिता को लिखने में शर्म आती है। देखते ही देखते दोनों का विषाद मिट गया और प्रेम उमड़ आया। विनोदिनी ने कहा, आठों पहर साथ रहकर तुमने अपने पति देवता की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। कोई हरदम पास न रहे तो रहना मुश्किल। आशा, तो तुम पर जिम्मेदारी सौंपकर गई थी और साथ कैसे दिया जाता है यह तो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। विनोदिनी, दिन को तो किसी तरह कॉलेज भेजकर निश्चिंत हो जाती थी, मगर सांझ को किसी भी तरह से छुटकारा नहीं। किताब पढ़कर सुनाओ और न जाने क्या क्या। पूछो मत, मचलने का तो अंत ही नहीं। आशा, आई ना काबू में, जब जी बहलाने में पटु हो तो लोग छुट्टी क्यों दे। विनोदिनी, मगर सावधान बहन, भाई साहब कभी कभी तो ऐसे अति कर बैठते हैं कि धोखा होने लगता है। जादू तुम नहीं जानती तो कौन जानता है। तुम्हारी विद्या जरा मुझ में आ जाती तो जी जाती मैं। विनोदिनी, क्यों, किसका बंटाधार करने का इरादा है? जो सज्जन घर में है उन पर रहम करके किसी और को मोहने की कोशिश न करना। विनोदिनी को तर्जनी दिखाकर आशा बोली, चुप भी रह, क्या बकबक करती है। काशी से लौटने के बाद पहली बार आशा को देखकर महेंद्र ने कहा, तुम्हारी सेहत तो पहले से अच्छी हो गई है, काफी तंदुरुस्त होकर लौटी हो। उसकी सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए थी, मगर उस गरीब का बस नहीं चलता। आशा ने धीमे से पूछा, तुम कैसे रहे? पहले की बात होती तो महेंद्र कुछ मजाक और कुछ मन से कहता,
मरा मरा, मगर अभी मजाक करते न बना। गले तक आकर अटक गया। कहा, बेजा नहीं, अच्छा ही था। आंखों में कैसी एक तेज चमकने लगी। अपने स्वामी दुरुस्त नहीं रहे यहाँ, मैं काशी क्यों चली गई? पति दुबले हो गए और वह खुद तगड़ी हो गई। इसके लिए उसने अपनी सेहत को धिक्कारा। महेंद्र देर तक सोचता रहा। अब कौन सी बात की जाए? बोला, चाची मजे में तो है? उत्तर में कुशल क्षेम पाकर पूछने को दूसरी बात मन में लाना उसके लिए मुहाल हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था। उसे उठाकर वह अनमना सा पढ़ने लगा। आशा सिर झुकाए सोचने लगी। इतने दिनों बाद भेंट हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? बल्कि लगा मेरी और उनसे ताकते भी न बना। शेष कहानी अगली तरह आगे। खुदाई की बात जरा देखने में एक नई लग जहाँ पर दोनों जुदा होते हैं, ठीक वहाँ पर मिलने से पहले एक दूसरे को नए शंका लगते हैं। दरअसल वह सो नहीं रहा था। वह पलंग के एक किनारे करवट लिए पड़ा था। लिहाजा आशा उसके पीछे लेट गई। बड़ी बड़ी आशा आंसू बहा रही थी। उधर मुंह करके सोने के बावजूद भी महेंद्र को इसका साफ पता चल रहा था। अपनी बेरहमी से वह चक्की की तरह कलेजे को पीसकर दुखी हो रहा था। लेकिन वह क्या कहे, कैसे स्नेह जताए, यह उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। अंततः आशा ने खुद ही उसकी मुस्कान में उठकर वह भी महेंद्र को अपना मुंह न दिखा सकी। आशा सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या किया? लेकिन असली आफत जहाँ थी वहाँ उसकी नजर न पड़ी। महेंद्र विनोदिनी को प्यार कर सकता है, इसकी संभावना आ सकी थी। लगता इस बीच में सोचते एक बार अचानक मानो उसके दिल की धड़कन बंद हो। उसे संदेह हुआ, शायद महेंद्र को यह शंका हो गई कि बिहारी की काशी जाने में उसकी साठ कर ऐसी शंका, शर्म की हद। महेंद्र अचानक गाड़ी से झांककर आशा का जो भय था, अगर वही नाहक नाराज होकर न आए तो मैं क्या करूं? और गहरी रात में उसने विनोदिनी के ध्यान को गाढ़ कर लिया। जब 1 बज गया तो महेंद्र से न रहा गया। हथेली हटाकर वह बाहर निकला, छत पर गया। देखा चांदनी रात बड़ी ही सुहावनी थी। महेंद्र के जमाने से रुकी हुई आकांक्षा अब अपने आप को रोक न सकी। जब से आशा आई, विनोदिनी की झलक भी दिखाई न दी। चांदनी से उंगी सोनी रात महेंद्र को मुंह से आच्छादन करके विनोदिनी की तरफ ठेल कर ले जाने लगी। महेंद्र पीछे उठा, विनोदिनी के कमरे के पास गया। देखा कमरा बंद नहीं। अंदर गया, सेज भी। आशा ने उसके एक कुर्ते की जेब में हाथ डाला कि एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी अगर जहरीला नाग बनकर उसी क्षण आशा की अंगुली को काट खाती तो अच्छा था, क्योंकि तीखा जहर शरीर में फैल जाता और कुछ ही मिनटों में शायद उसका काम तमाम कर देता। लेकिन जहर मन में फैलता है तो मौत की पीड़ा तो होती है। मौत ने खुली चिट्ठी निकाल कर देखा तो विनोदिनी की लिखावट। उस चिट्ठी को उसने बगल के कमरे में ले जाकर पढ़ा। कल रात को तुमने जो हरकत की उससे भी जीना भरा। आज फिर तुमने नौकरानी के हाथ चिपकर मुझे पत्र भेजा। छी, उसने मन में क्या समझा होगा? दुनिया में मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक रहने नहीं दोगे तो? मुझसे क्या चाहते हो? प्यार या भिखमंगी क्यों? जन्म से ही तो तुम प्यार ही प्यार पाते आ रहे। फिर भी तुम्हारे लोभ का कोई हिसाब नहीं। मेरे प्रेम करने और प्रेम पाने की संसार में कोई जगह नहीं। इसीलिए मैं खेल खेल में प्यार के खेत को पिटाया करती। जब तुम्हें फुर्सत थी तुमने भी उस झूठे खेल में हाथ बटाया था। लेकिन
खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? अब गर्द गुबार झाड़ पोंछ कर वापस जाओ। मेरा तो कोई घर है नहीं, मैं अकेले ही खेला करूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है तुम मुझे प्यार करते हो। खेल कूद में यह बात मान ली जा सकती है, मगर सच कहना हो तो इस पर यकीन नहीं करती। तुम कभी यह सोचते थे कि तुम आशा को प्यार करते हो, वह भी झूठा है। असल में तुम सिर्फ खुद को प्यार करते हो। प्यार की प्यास से मेरी छाती तक सूख गई है। वह प्यास मिटाने का सहारा तुम्हारे हाथ में नहीं, यह मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मैं बार बार कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो, बेशर्म होकर मुझे शर्मिंदा न करो। मेरे खेल का शौक भी पूरा हो चुका, अब पुकारोगे तो भी मैं जवाब न दूंगी। खत में तुमने मुझे निर्दयी लिखा है, शायद सच हो, लेकिन मुझ में थोड़ी सी दया भी है, इसलिए आज मैंने दया करके तुम्हें प्यार किया। कहीं तुमने मेरे इस पत्र का जवाब कोई दिया तो मैं समझूंगी कि यहाँ से भागे बिना तुमसे बचने का कोई उपाय नहीं। चिट्ठी पढ़ना था कि लम्हे भर में आशा के चारों तरफ के सहारे टूट गए। शरीर की सारी शिराएं मानो एक बार की थम गई। सांस लेने के लिए हवा तक मानो न रही। सूरज ने उसकी आंखों के सामने से जैसे सारी रोशनी समेट ली। आशा ने पहले दीवार थामी, फिर अलमारी और फिर कुर्सी पकड़ते पकड़ते जमीन पर गिर पड़ी। अंत में कलेजा दबाकर उषा से घटती हुई बोली, मौसी। स्नेह के इस संभाषण के उमड़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रुलाई पर रुलाई और फिर रुलाई। आखिर जब रुलाई थमी तो वह सोचने लगी, लेकिन इस चिट्ठी का मैं करूंगी क्या? कहीं उन्हें पता चल जाए कि यह चिट्ठी मेरे हाथ लग गई है तो? ऐसे में उनकी शर्मिंदगी याद करके आशा बेहद कुंठित होने लगी। सोचकर आखिर यह तय किया कि चिट्ठी को उसी कुर्ते की जेब में रखकर उसे खूंटी पर लटका देगी, धोबी को न देगी। इसी विचार से चिट्ठी लिए वह सोने के कमरे में गई। इसी बीच मैले कपड़ों की गठरी से टिककर धोबी सो गया था। वह कुर्ते की जेब में चिट्ठी डालने की चेष्टा कर रही थी कि आवाज सुनाई। वह किरकिरी। चिट्ठी और कुर्ते को झटपट पलंग पर डालकर वह उस पर बैठ गई। विनोदिनी अंदर आकर बोली, धोबी कपड़े बहुत उलट पुलट करने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगाए मैं उन्हें ले जाती हूँ। आशा विनोदिनी की ओर देख न सकी। चेहरे के भाव से सब कुछ जाहिर न हो जाए, इसलिए खिड़की की ओर मुंह करके वह आसमान की ओर ताकती रही। होंठ से होंठ दबाए रही कि आंखों से आंसू न बह जाए। विनोदिनी ठिठक गई। आशा को कमरे में देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसके बाद व्यग्र दृष्टि से कमरे में इधर उधर देखने और दाएं हाथ से पलंग के डंडे को थाम कर मुंह घुमाया। महेंद्र ने बिजली की तेजी से चिट्ठी उठाई। एक पल को आया, मगर कुछ कहा नहीं। आशा को फिर तुरंत सीढ़ियों पर से राजलक्ष्मी ने आज सुबह से विनोदिनी को बुलाया नहीं। रोज की तरह